तो आज अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का कंटिन्यू करते हैं। कल अपन ने आर्टिकल 127 देखा था, जिसमें अपन एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट करवा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एडहॉक जजेस का मतलब क्या होता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को कभी अपॉइंट करते हैं तो अपन उसको एडहॉक बोलते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यहाँ पे अपन किसको अपॉइंट कर रहे थे? यहाँ पे अपन किसी हाई कोर्ट जज को जो क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, उसको अपन एज एडहॉक जज 127 के अंदर अपॉइंट कर रहे थे। पर एज और ये अपन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं कि जब क्वोरम कम हो जाए। इसी के लिए अपने पास एक और ऑप्शन है, एक होता है अपने पास आर्टिकल 128, जिसमें अपन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होंगे उनको अपॉइंट कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, इसमें अपन ने पहले जब अपन 124 देख रहे थे, जहाँ पे अपने पूरा क्वालिफिकेशन वगैरह देखा था, उसमें अपन ने आर्टिकल 124 के अंदर एक क्लॉज 7 देखा था, जिसके अंदर बताया था कि अगर किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज की पोजीशन होल्ड करी हुई है कभी भी, है ना, वो किसी भी कैपेसिटी वो प्लीड या एक्ट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये उसकी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लीड और एक्ट करने की बात करी गई है ना। एज अ लॉयर, एज अ किसी तरह से आपको प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी के केस को। बट ये जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात हो रही है, यहाँ पे उनको वापस ही एज अ जज अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये इसका वायलेशन नहीं होगा 124 के क्लॉज 7 का। वापस आते हैं अपन 128 पे। यहाँ पे प्रोसीजर क्या है किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट करने का? करता कौन है? मतलब सीजीआई साहब कर सकते हैं, पर इसके लिए उनको रेसिडेंट साहब की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट साहब से पहले कंसेंट लेंगे, फिर अगर उन्होंने कंसेंट दे दी कि हाँ आप किसी रिटायर्ड जज को कर सकते हैं, तब जाके वो जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पे रिटायर्ड जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, वो फेडरल कोर्ट के भी हो सकते हैं। फेडरल कोर्ट मैंने बताया था जो सुप्रीम कोर्ट से पहले था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर बना हुआ था, और फेडरल कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लेस किया था। तो बेसिकली सेम थिंग है, या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, या तो फेडरल कोर्ट के होंगे, या फिर हाई कोर्ट के ऐसे जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई थे रिटायरमेंट के टाइम ना, ड्यूली क्वालिफाइड होंगे। ऐसे किसी भी रिटायर्ड जज को जो अपने सीजीआई साहब हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आके हमारे साथ बैठें सुप्रीम कोर्ट में, आप बैठें और एक्ट करें ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर जिससे रिक्वेस्ट की गई है, जिस रिटायर्ड जज से रिक्वेस्ट करी गई है, अगर उसने एक्सेप्ट कर ली, तो फिर वो जब बैठेंगे, जब किसी भी प्रोसीडिंग में बैठेंगे और एक्ट करेंगे एज सुप्रीम कोर्ट जज, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए एक्ट करेंगे, तो उनको अलाउंसेस वगैरह कैसी मिलेगी? वो ऐसी अलाउंसेस मिलेगी जो प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करेंगे, रूल्स बना के, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर बना के डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अलाउंसेस तो ठीक है, पर यहाँ पे जब वो फंक्शन करेंगे तब उनके पास सारी जुरिस्डिक्शन पावर्स एंड प्रिविलेजेस आ जाएंगी। ठीक है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट जज की। पर जो अदर ड्यूटीज होती है एक्सरसाइज करने की, अदर ड्यूटीज, वो सुप्रीम कोर्ट जज की जो अदर ड्यूटीज हैं उनको वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जब अपन एडहॉक में देखा वहां पे वो कर सकते हैं, बट इसमें जो अपन रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे हैं वहां पे नहीं होता। ठीक है ना। पर यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है पूरे आर्टिकल के बाद। प्रोवाइजो क्या है कि ये अपॉइंटमेंट तब तक नहीं होगा जब तक वो जिस रिटायर्ड जज को किया जा रहा है उसकी भी कंसेंट होनी ज़रूरी है। जिस भी रिटायर्ड जज को आप बिठा रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं एज जज, उसके लिए उसका भी कंसेंट होना ज़रूरी है। आप उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बट प्रोवाइजो में ये भी दिया हुआ है। ये हो गया अपना एडहॉक जजेस हो गए, रिटायर्ड जजेस का प्रोविजन हो गया। अब आते हैं अपन आगे आर्टिकल 129 में। अपन एक फीचर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे आर्टिकल 129 में डिक्लेयर किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा,
और उसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से जो भी पावर्स आती हैं, इनहेरेंट पावर्स आती हैं, ये पावर्स कहाँ से आती है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से जो इनहेरेंट पावर्स आती हैं वो सब किसकी होंगी? वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएगी। इंक्लूड क्या करेगा? एक स्पेसिफिक मेंशन है यहाँ पे, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब ये तो रहेगी रहेगी, इसके साथ और भी हो सकती है, इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये पूरा आर्टिकल 129 के अंदर बताया है कि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने की वजह से जो भी पावर्स आती हैं वो होंगी, और जिसमें इंक्लूड करेगा, ये एकदम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से पहले अपन देखते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से क्या मतलब होता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से ये मतलब होता है कि वो एक ऐसा कोर्ट है, इज सच अ कोर्ट, कि जो उनके रिकॉर्ड्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उन सब की एविडेंशियरी वैल्यू होगी। मतलब अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिकॉर्ड लेके किसी भी दूसरे कोर्ट में प्रेजेंट किया तो उसको कोई डाउट नहीं करेगा, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे कोई डाउट नहीं आ सकता, क्योंकि वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब, क्योंकि रिकॉर्ड्स की एविडेंशियरी वैल्यू होती है पूरा हर कोर्ट्स में, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर। फिर देखते हैं अपन कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, कि पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। कंटेम्प्ट के कई मतलब हो सकते हैं, पर कंटेम्प्ट का अपन यहाँ जो मतलब समझते हैं, अगर अपन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट होता है एक, कोर्ट्स एक्ट 1971 का एक्ट है, इसके अंदर जो है दो तरह के कंटेम्प्ट डिफाइन किए गए हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का बेसिक मतलब तो ये होता है कि आप कोर्ट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं। अगर मान लो कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया है तो आप उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप कोर्ट को डिमीन कर रहे हैं, उसके प्रोसेस की वायलेशन कर रहे हैं, उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं कंटेम्प्ट के, है ना। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी कि वो आपको इस कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट बना है, इसके अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है वो है 6 मंथ्स की आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, या फिर आपको 2000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, या फिर दोनों लग सकता है, बोथ भी हो सकता है। पर जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट है, ये जनरली मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है 129 के अंदर, आर्टिकल 129 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट को पनिश करने की, वो इस स्टैट्यूट से बड़ी है। वो एक जनरल पावर है, वो स्टैट्यूट से बड़ी पावर है ना, वो इंडिपेंडेंट है। तो इसमें जो भी अपन को प्रोसीजर दिया है वो उसके बाउंड नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोसीजर भी बना सकता है इफ़ अगर ज़रूरत पड़े तो, वैसे तो वो इसी को फॉलो करेगा जितना हो सके। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? रिटायर्ड जज को इसलिए बिठा सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। प्रोविजन दिया है इसमें, ज़रूर कंपलसरी थोड़ी है, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो बिठा सकते हैं। ठीक है, एडहॉक का भी है, रिटायर्ड का भी है। अगर सोच मान लो एडहॉक में क्या क्या होता है, एडहॉक जजेस में अपन सिर्फ उन्हीं जजेस को बिठा सकते हैं जो अभी करेंटली हाई कोर्ट में कर रहे हैं काम, है ना। तो अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है या फिर किसी का वो एक्सपीरियंस नहीं है जैसा अपन को चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड जजेस में अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। यहाँ पे अपन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी इंक्लूडेड हैं, और हाई कोर्ट के तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उस सब में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो प्रैक्टिस अभी तक कर रहे हैं, जो ऑफिस में है अभी तक। नहीं नहीं, उसमें जो रिटायर्ड जजेस का मेंशन है उसमें 3 तरह के रिटायर्ड जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, फेडरल कोर्ट के, मतलब ये तो कमेंसमेंट के टाइम के लिए हो गया, अब तो कोई होगा नहीं, और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं वो भी, पर वो ड्यूली क्वालिफाइड होने चाहिए। तो अपन ने जो क्वालिफिकेशन देखी थी कि 5 साल हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, वो सब पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल 124 फुलफिल करना पड़ेगा इनको, हाई कोर्ट वालों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाले तो ऑलरेडी कर रहे हैं, फेडरल कोर्ट वाले भी ऑलरेडी कर रहे हैं, इसलिए।
तो वह आर्टिकल 129 में अपन ने देखा कि यहाँ पे लिखा है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, पर यहाँ पे जो इटसेल्फ का इंटरप्रिटेशन आया है वो थोड़ा ब्रॉड आया है। यहाँ पे इन लोगों ने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी इंक्लूड किया हुआ है कि अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का आप कंटेम्प्ट करते हो तो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट उसके लिए पनिश कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्यों अपन पावर सुप्रीम कोर्ट खुद के पास ले रहा है कि जुडिशरी के प्रोटेक्शन के लिए, कि जुडिशरी को कोई डिमीन ना करे, उसका कोई वैल्यू ना कम करे ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी एक इनहेरेंट पावर्स होगी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी एक इनहेरेंट पावर होगी, ऐसा कोर्ट ने बोला था। ठीक है, फिर आते हैं अपन ने बता दिया कि कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अब अपन देखते हैं कि बैठेगा किधर पे, सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग कहाँ होगी, ये अपन को बताया है आर्टिकल 130 में, जिसमें सीट की बात करी गई है। यहाँ पे बोला है कि जनरली होगा दिल्ली, जनरली दिल्ली में सीट होगी, बट इसके अंदर जो CJI साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपने उनको एम्पावर किया गया है कि अगर वो प्रीवियस अप्रूवल ले ले, प्रीवियस अप्रूवल किसका, प्रेसिडेंट साहब का ही लेंगे, है ना। प्रेसिडेंट साहब का प्रीवियस अप्रूवल लेके वो कोई भी दूसरी जगह पे सुप्रीम कोर्ट की सीटिंग बैठा सकते हैं एज नीड भी, ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी बैठा सकते हैं। ये सिंपल सी बताया गया आर्टिकल 130 के अंदर। फिर अपन आते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन देखते हैं। जुरिस्डिक्शन से क्या मतलब होता है? जुरिस्डिक्शन से अपन एरिया भी बोल सकते हैं या फिर अपन सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं। जुरिस्डिक्शन तरह तरह का होता है, जिसमें अपन को पता चलता है कि कोई भी कोर्ट किस चीज़ पे, कितने एरिया पे या फिर कौन सी चीज़ों पे अपना पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पे जहाँ पे वो भी कोई भी ऑर्डर देगा तो वहाँ पे कहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है, ये अपन को जुरिस्डिक्शन से पता चलता है। जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन होती है, अगर अपन टेरिटोरियल देखें तो वो पूरे इंडिया पे लगती है, तो ठीक है, वो यहाँ पे नहीं बताया है। यहाँ पे जो भी बताया अपन को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो मेनली अपन को 3 तरह के, एक होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है तो अगर उस मैटर पे कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो आप डायरेक्टली उस कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये अपन को बताया गया है आर्टिकल 131 के अंदर। आर्टिकल 131 में बताया है कि कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे होगा। फिर है मेन, जो सबसे मेन जुरिस्डिक्शन होता है देखा जाए तो वो होता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का अपेलेट जुरिस्डिक्शन। इसमें ब्रॉडली कोर्ट के पास 4 तरह के होते हैं। अपेलेट में कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर्स पे, सिविल मैटर्स पे या फिर क्रिमिनल मैटर्स पे, इन पे मेनली सुप्रीम कोर्ट का अपेलेट जुरिस्डिक्शन बनता है। ये अपन आर्टिकल 132 में कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे, सिविल का अपन 133 में देखेंगे, क्रिमिनल का अपन 134 में देखेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के हो गए 3 ना। एक होता है अपना अपेलेट के अंदर ही स्पेशल लीव अपील, एक स्पेशल टाइप की अपील होती है, इसको अपन आर्टिकल 136 के अंदर देखेंगे। ये भी अपेलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर ही आता है कोर्ट के। ये हो गया। फिर जुरिस्डिक्शन में एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बनता है, ये अपन 1-2 बार डिस्कस कर चुके थोड़ा सा। ये आर्टिकल 143 में आता है। इसमें प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट अपना, तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ही अपन ऑलमोस्ट अपन इसको रिट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। रिट्स जो अपन ने आर्टिकल 32 में देखा था,
जहाँ पे अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट उठ के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इन मैटर्स पे भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनता है। अब अपन इनको थोड़ा सा, यहाँ तक कोई दिक्कत है जुरिस्डिक्शन में? हेलो, ठीक है। फिर अपन अब एक एक को थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 131 में अपन देखते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट का कहाँ कहाँ होगा, किन मैटर्स पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है अपन उसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस नहीं बना सकते हर मैटर के लिए। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वही होता है जहाँ जहाँ पे आप पहले आपका कोई भी राइट का वायलेशन कुछ भी हो रहा है जिसमें आपको कोर्ट के पास जाने का राइट मिल रहा है, अगर आप पहली बार में उस कोर्ट में जा सकते हैं तो अपन उस कोर्ट को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बोलते हैं। जैसे मोस्ट केसेस में जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं अपने, है ना। मेनली अपन वहीं पे कोशिश करते हैं कि लोअर कोर्ट्स में जो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे हो जाए, पर कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, तो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनता है। कौन से हैं अपन देख लेते हैं। यहाँ पे उनका कैसे मैटर्स होंगे। अगर कोई मैटर है, कोई डिस्प्यूट है, किसके बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे स्टेट है। वन और मोर भी हो सकती है, मतलब एक स्टेट हो या फिर ज़्यादा स्टेट हो। तो एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक साइड बाकी के स्टेट्स, या तो ये एक मैटर है, ऐसा कोई मैटर है, या फिर नंबर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और कुछ स्टेट्स हैं, वन और मोर एक साइड पे, वर्सेस अदर स्टेट्स, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स प्लस गवर्नमेंट और बाकी के स्टेट्स दूसरे साइड पे, ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हटा दे अगर थर्ड सिनेरियो में, अगर बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनता है, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पर ये जो डिस्प्यूट्स है वो कोई ऐसे ही डिस्प्यूट्स नहीं हो सकते। वो डिस्प्यूट्स कैसे होंगे, वो डिस्प्यूट्स होने चाहिए किस पे, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई लॉ पे या फिर कोई फैक्ट पे कोई क्वेश्चन है जिस पे डिस्प्यूट है पूरा पूरा, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे कोई राइट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है किसी का, तभी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जैसे बनता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बता दिया है, इससे पता चलता है कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये एग्जांपल हो गया, पॉलिटिकल इशू नहीं जा सकते इसमें। बट यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। प्रोवाइजो क्या बता रहा है, ये जनरल रूल अपन ने ऊपर देख लिया। प्रोवाइजो बता रहा है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगा किन मैटर्स पे, नॉट एक्सटेंड। अगर कोई भी जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, वो अराइज किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है किसी ट्रीटी की वजह से, या कोई अग्रीमेंट है, या कोई भी सिमिलर डॉक्यूमेंट है, अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट है ना, कोई सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, उसकी बेसिस पे कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये कब एंटर हुआ था या फिर कब एग्जीक्यूट हुआ था, ये हुआ था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, ठीक है। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट से पहले आया था, तो उन पे नहीं लगेगा, उन पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं बनेगा। या फिर मान अगर बाद में भी आया है, ये तो कमेंसमेंट के पहले वाले हो गए, या फिर और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान लो, उसमें ही लिखा है, उसमें ही प्रोवाइड किया गया है कि ऐसे डिस्प्यूट पे जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सटेंड नहीं करेगी।
तो या तो इंस्ट्रूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है या फिर वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो पहले आया था, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आया था और उससे कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं आएगा कोई भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जो देखा, यहाँ जो अपनी लिस्ट देखी अपन ने, ये तो अपना स्टेट्स, ये स्टेट्स के बीच हो गया, ये गवर्नमेंट प्लस स्टेट्स, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट और वर्सेस स्टेट्स हो गया। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या करेंगे अगर उनका कुछ हो रहा है तो यहाँ से अपन को पता चल रहा है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो वो कोई सूट्स को एंटरटेन नहीं कर सकता अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो प्राइवेट इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट या फिर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 131 के अंदर तो नहीं हो सकता, बट इसी चीज़ को अपन आर्टिकल 32 के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ से रिट जुरिस्डिक्शन बनता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके थ्रू जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी डायरेक्टली स्टेट के अगेंस्ट अपना फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हैं। ये हो गया अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन डन। अब आते हैं अपन अपेलेट जुरिस्डिक्शन पर। तो अपेलेट जुरिस्डिक्शन में अपन ने 4 देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स या फिर स्पेशल लीव टू अपील। तो पहले अपन ये तीनों देख लेते हैं जो लाइन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल से स्टार्ट करते हैं, ये अपन को दिया है आर्टिकल 132 के अंदर। यहाँ पे जो अपील होती है, यहाँ अपील के लिए यहाँ पे हाई कोर्ट से आती है, ठीक है ना। आप कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की अपील आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको हाई कोर्ट के किसी या तो जजमेंट या तो फाइनल ऑर्डर या तो डिक्री पे, हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री, फाइनल ऑर्डर या डिक्री पास कर रहा है और वो किसी भी मैटर पे हो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 132 के अंदर देख रहे हैं, वो सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल मैटर पे भी हो सकती है या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग। क्रिमिनल सिविल छोड़ के जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स होती है, मनी रिलेटेड जो भी होता है, तो वो भी अदर प्रोसीडिंग्स में आ जाएंगी। तो अगर इन तीनों में से कोई रिलेटेड है और हाई कोर्ट जो है वो एक सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफाई करता है। ये सर्टिफिकेट कहाँ आता है? ये आता है अंडर आर्टिकल 134A, ये अपन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अगर वो सर्टिफाई कर दे हाई कोर्ट कि यहाँ पे जो है एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है। क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है और यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है ना। वो क्वेश्चन कैसा अराइज हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ पे वो सर्टिफाई कर देगा कि इसकी अपील आप कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को लेके आप आर्टिकल 132 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपील लेके अपनी, ठीक है। यहाँ पे अपन को ग्राउंड बताया गया है कैसे करेंगे, और क्लॉज 3 है जो अपना आर्टिकल 132 का ही क्लॉज 3, इसमें बताया है कि सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया, ग्रांटेड, तो यहाँ से जो है कोई भी पार्टी, हर डिस्प्यूट में 2 पार्टी तो होती है एटलीस्ट, तो कोई भी पार्टी जो होगी वो अपील कर सकती है। तो यहाँ पे उनको राइट मिल रहा है। क्लॉज 1 में अपन को ग्राउंड बता दिया, क्लॉज 3 में अपन को राइट मिल रहा है, ठीक है। द ग्राउंड सच क्वेश्चन वाज रॉन्गली डिसाइडेड, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ रेज हुआ था? क्लॉज 1 में। कैसा क्वेश्चन था वो? लॉ का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़े। पर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी तरह की प्रोसीडिंग हो सकती है, सिविल, क्रिमिनल या फिर अदर प्रोसीडिंग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, तो अब देख
यहाँ अपन देखते हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। इसका अपन एक दो एग्जांपल समझते हैं कि कब अपन बोलेंगे कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो एक दो एग्जांपल ये हो सकते हैं कि जो इशू है, जो भी रेज हुआ है, वो इशू इतना सिग्निफिकेंट है कि उससे जो है जो केस का आउटकम होगा, आउटकम ऑफ केस, वो ही बहुत तरह से इफेक्ट हो सकता है, इसलिए उसके क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। और क्लैरिफिकेशन कहाँ से चाहिए? हायर कोर्ट से चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को अपन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बोल सकते हैं। यहाँ पे इससे क्या मतलब है अपना? इससे अपना ये मतलब हो रहा है बेसिकली कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो एकेडमिक क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन यहाँ पे ऐसे बैठ के चर्चा कर लेते हैं कि इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए, वो वैसे क्वेश्चंस को आप लेके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने नहीं जा सकते। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे जो राइट्स हैं किसी भी पर्सन की, जो राइट्स हैं, पार्टीज हैं, जो कि पार्टीज के राइट्स जो इन्वॉल्व हैं, उन पे रियल इम्प्लीकेशंस पड़े किसी तरह से, रियल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, रियल इम्प्लीकेशंस पढ़नी चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन है जिसको पहले प्रीवियसली जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे केस में ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है सिमिलर क्वेश्चन को, है ना, तो उसको आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोर्ट ने पहले से ही उसको डिसाइड कर रखा है, तो उसमें इंटरप्रिटेशन की फिर से जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर एक ये भी हो सकता है कि अगर मल्टीपल हाई कोर्ट्स हैं, सब हाई कोर्ट्स अपने अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर काम करते हैं, तो अगर मल्टीपल हाई कोर्ट्स का डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है, तो इसको भी अपन बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, हो सकते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के थोड़े एग्जांपल्स। फिर अपन ने देखा था कि अगर आपको अपील करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेके, तो पहले हाई कोर्ट को जो है वो सर्टिफिकेट जारी करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 134A। पर इसका क्या ये मतलब होगा कि अगर ये सर्टिफिकेट दे दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगा? क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाएगा कि उनको अपील सुननी है? क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड टू हियर द अपील? कि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया कि ये केस फिट है अपील के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है क्या अपील सुनने के लिए? एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है, नॉट बाउंड है। सर्टिफिकेट दे दिया फिर भी ठीक है, उनको वो कोर्ट चेक करेगा फिर अपने हिसाब से, उनको खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कोर्ट का डिस्क्रेशन है कुछ भी एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। सर्टिफिकेट नहीं देना, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो आपके पास आर्टिकल 136 का स्कोप है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जा रहा है तो आप इसी के अंदर रहेंगे, मतलब 132 के अंदर। पर ये जो अपन ने देखा, ये सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कौन से आर्टिकल से आ रही है? 134A के अंदर आ रही है, मतलब ये अमेंडमेंट से जुड़ा है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से जुड़ा है? ये वाला जुड़ा है अपना 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, ये आया 144 से अमेंडमेंट्स ऐड हुआ, और 132, 133, 134 जो अपन अभी लाइन से देखेंगे, उन सब में यही सर्टिफिकेट की ज़रूरत को ऐड किया गया। ये स्ट्रीमलाइन करने का एक तरीका था थोड़ा सा प्रोसेस को। फिर अपन देखते हैं, एक बार अपन देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे होता है। तो अपन आते हैं आर्टिकल 134A पे थोड़ा जंप करके। तो कोई भी हाई कोर्ट जो है, यहाँ पे हर जगह हाई कोर्ट का मेंशन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते। तो हाई कोर्ट जो है वो कोई भी जजमेंट दे रहा है, फाइनल ऑर्डर दे रहा है, या फिर डिक्री है, या कोई सेंटेंस है, इसमें सिविल क्रिमिनल सब इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि 134A में देख रहे हैं अपन सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे या तो वो खुद के मोशन से
मे ऑन इट्स ओन मोशन, अगर उसको खुद से फिट लग रहा है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने देना चाहिए तो वो अपने खुद से भी कर सकता है, या फिर अगर कोई अग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई रूलिंग आ रही है, कोई भी जजमेंट पास हो रहा है, तो अग्रीव्ड पार्टी जो है वो ओरल एप्लीकेशन, यहाँ ध्यान रखना ओरल एप्लीकेशन लिखा है तो यहाँ पे राइटिंग में आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ओरल एप्लीकेशन से वहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट के सामने जजमेंट के दौरान, फिर कभी भी। तो जैसे ही वो ओरल एप्लीकेशन देगा तो इमीडिएटली जो है तुरंत के तुरंत हाई कोर्ट बाउंड है कि उसको कंसिडर करना है जो एप्लीकेशन दी जा रही है, ओरल एप्लीकेशन अगर उसने सर्टिफिकेट की है तो हाई कोर्ट को तुरंत से तुरंत डिटरमाइन करना है कि वहाँ पे हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि ये फिट केस है कि नहीं। फिट केस किसके लिए, अगर 132 के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पे है तो 132 के अंदर फिट है कि नहीं, अगर सिविल मैटर है तो 133 के अंदर देखेगा, और अगर क्रिमिनल मैटर है तो 134 के अंदर देखेगा, बाकी दोनों अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर उसको लग रहा है कि हाँ ये फिट केस है तो वो सर्टिफिकेट दे देगा, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट दे देगा। तो यहाँ पे उसकी एक ऑब्लिगेशन बन रही है हाई कोर्ट की, या तो खुद दे दे या तो किसी अग्रीव पार्टी के मोशन पे दे दे, ओरल एप्लीकेशन भी काफ़ी होगा। फिर अपन देखते हैं 133 में जो अपने को सिविल मैटर्स दिए हुए हैं उसमें क्या सीन है अपील करने का। तो जैसे अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कोई पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं होता। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन मतलब आप जो सूट की वैल्यू है, जो भी अमाउंट है उसके बेसिस पे आप जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ अब नहीं है, पहले हुआ करता था, अमेंडमेंट के बाद चेंज कर दिया गया। तो अब कोई लोअर लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है कि आप इतने लिमिट तक ही सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं। जो नेग्लिजिबल अमाउंट्स हैं, जहाँ पे अमाउंट डिसाइड भी नहीं हो सकता, उन केसेस में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट आपको जो आर्टिकल 133 है वो फुलफिल करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 133 में क्या दिया है कि क्लॉज 1 में बताया है कि अपील जो है हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर, डिक्री उसमें लाई करेगी, अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किन किन केसेस में करेगी, अगर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यहाँ पे भी सेम है, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, पर ये कैसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना इस क्वेश्चन को। और इसके साथ साथ क्वेश्चन ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ एंड जो हाई कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा है कि जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो अपन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के अपील के में देखा था कि सब्जेक्ट सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसा हो सकता है, वो बेसिकली वो यहाँ पे भी लगेगा, पर ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये जनरल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए, और इसके साथ साथ ऐसे होनी चाहिए कि हाई कोर्ट को लगे कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल बन सकता है कि दो डिफरेंट ओपिनियंस बन रहे हैं, मान लो जो हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है उसी के अंदर उसके बाद दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं और दोनों ऑप्शन फिट हो रहे हैं, बट उसने जो है एक को डिसाइड किया है, ठीक है। तो वो इस दोनों को चेक करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए सर्टिफाई कर सकता है किसी भी चीज़ को। या फिर मान लो कोई दो या तीन, टू और मोर हाई कोर्ट्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे अपना वो दे दे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म हो जाएगा और वो जनरल इंपॉर्टेंस में भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक ये हो गया सिविल मैटर्स में, ये क्लॉज 1 था। क्लॉज 2 अपन को बता रहा है कि अपन ने अभी देखा कि क्लॉज 1 में, ये आर्टिकल 133 के क्लॉज 1 में जो बात की गई है वो बिल्कुल सिमिलर है अपन ने जो 132 में देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए। तो अपन को 133 का क्लॉज 2 यही बता रहा है कि जो पार्टी अपील कर रही है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है ना, तो वो यहाँ पे ये भी अर्ज कर सकती है कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है
वो ऐसा है कि वहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी रॉन्गली डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे उसको दो दो अलग अलग सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके पास 133 के लिए भी सर्टिफिकेट आ गया है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और ये वाला है ना, तो इसके साथ साथ वो यही इसी अपील में ये भी अर्ज कर सकता है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन गलत डिसाइड हुआ है। तो उसको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं, एक ही आर्टिकल के अंदर उसके पास सब हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? हेलो, नहीं नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है अपने पास क्लॉज 3 में। यहाँ पे बताया है कि नो अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं जाएगी। किससे नहीं जाएगी? किसी भी जजमेंट, डिक्री या फिर फाइनल ऑर्डर से। अगर वो पास हुआ है, किसने पास किया है, किसने दिया है, वन जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब अगर सिंगल बेंच की कोई जजमेंट है हाई कोर्ट की, सिंगल बेंच बोल लो इसको, सिंगल बेंच की किसी भी हाई कोर्ट ने कोई भी जजमेंट, कोई भी डिक्री, कोई भी फाइनल ऑर्डर दिया है सिविल मैटर में, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। बट ये भी किसके सब्जेक्ट टू रहेगा? अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स। तो जनरल रूल है इसकी नहीं जा सकती। कोई बताएगा क्यों नहीं जा सकती? क्या लॉजिकल रीजनिंग होगी इसके पीछे? हेलो, सिंगल बेंच की जो जजमेंट होगी हाई कोर्ट की, उसका अपील आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ये थोड़ी कोई रीजनिंग होती है। सिंगल बेंच की नहीं, सिंगल बेंच का ये सीन है कि सिंगल बेंच पे अगर कोई जजमेंट आ रही है तो आपको सबसे पहले अपील उसी हाई कोर्ट की बिगर बेंच के सामने करना होता है। बिगर बेंच, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वही होगा। हाँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे ना, हाँ, फिर अगर सिचुएशन अराइज हो रही है जो अपन ने पहले में देखी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और जनरल इंपॉर्टेंस और हाई कोर्ट के ओपिनियन में, वो सब, तब आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। पर आप सिंगल बेंच से सबसे पहले स्टेप होगा आपके पास बिगर बेंच के पास जाने का। उसके ग्राउंड्स अलग हो सकते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे वो सब। ठीक है, बस क्रिमिनल का बचा अपना आज के लिए, बस अपन क्रिमिनल लॉ देख लेते हैं। ये बताया अपन को आर्टिकल 134 के अंदर। 132 में अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल देख लिया, 133 में अपन ने सिविल देख लिया, मोर और लेस सिमिलर है। ठीक है, बट यहाँ पे काफ़ी चेंजेस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इसका क्लॉज 1 अपन को बता रहा है कि सेम है, मतलब लैंग्वेज सेम है। लाए करेगी, शैल लाए, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं होता। ऊपर भी शैल लाए लिखा था हर जगह, तो वहाँ पे भी डिस्क्रिशन नहीं होता। अगर ये सब ग्राउंड फुलफिल हो जाते तो वहाँ पे राइट क्रिएट हो जाता है पार्टी का अपील करने का सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, किससे? शैल लाए फ्रॉम व्हाट? किसी हाई कोर्ट की किसी भी जजमेंट से या फिर कोई भी फाइनल ऑर्डर से या फिर सेंटेंस से। जब अपन सिविल देख रहे थे तो यहाँ पे थर्ड चीज़ को अपन डिक्री बोल रहे थे, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग में डिक्री पास होती है पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में सेंटेंस पास होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, 133 में डिक्री आएगा पर 134 में सेंटेंस आता है। ठीक है, कब होगा? इन सब चीज़ें पास होंगी। और इसके साथ साथ इफ़ द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने क्या किया है? उसने ये किया है कि उसने अपील पे, हैज़ ऑन अपील, मतलब हाई कोर्ट के सामने अपील आई थी और उसने अपील में एक ऑर्डर ऑफ अक्विटल था। ऑर्डर ऑफ अक्विटल क्या होता है कि जो अक्यूज था उसको माफ़ कर दिया गया है पूरी तरह से, जितने भी चार्जेस लगे थे वो प्रूफ नहीं हो पाए, तो ऑर्डर ऑफ अक्विटल पास होता है। तो हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, मतलब उसको खाली छोड़ दिया था तो उसको अब गिल्टी बता दिया है। गिल्टी तो बता दिया, ठीक है, पर इसके साथ साथ उसने क्या किया है? एक सेंटेंस पास किया है। और वो सेंटेंस किसकी है? वो सेंटेंस है डेथ सेंटेंस। तो एक आदमी अच्छा भला छूट रहा था पूरे चार्जेस से,
उसको अपील में गिल्टी तो बता ही दिया, उसके साथ साथ उसको डेथ पेनल्टी भी दे दी। या तो ये किया है, इस ग्राउंड पे आप जा सकते हो, ये एक ग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का। या फिर अपील नहीं है, इस सेकंड केस में अपील नहीं है, इसमें उसने विड्रॉ किया है। विड्रॉ मतलब वो कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में ट्रायल चल रही थी, तो उसने उस केस को अपने पास बुला लिया और बिफोर इटसेल्फ ट्राई करने लगा। ठीक है, ऑनगोइंग ट्रायल को अपने पास बुला के खुद से ट्राई करने लगा। और इसमें उसने सेम चीज़ करी, मतलब इसमें तो अक्विट हुआ नहीं था, तो इसमें जो था ऐसे ट्रायल में उसने उसको कन्विक्ट कर दिया, मतलब जो भी चार्जेस लगे थे वो प्रूव्ड हो गए। और कन्विक्ट करने के बाद उसको सेंटेंस क्या दी, डेथ सेंटेंस दे दी। ये दूसरा सिनेरियो हो गया, तो यहाँ पे भी आप अपील में जा सकते हो। या फिर अगर वही 134A वाला, अगर थर्ड सिनेरियो क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है वो सर्टिफाई कर दे कि ये एक फिट केस है अंडर आर्टिकल 134A, तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेट की बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना और है, और यहाँ पे भी और लिखा है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा, बट अपन जब सिविल देख रहे थे वहाँ पे दोनों की ज़रूरत थी। जब अपन ने सिविल देखा था उसमें दोनों साथ साथ होने चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होना चाहिए और साथ साथ ओपिनियन में भी ये डिसीजन अपर कोर्ट से आना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? हेलो, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अपन ने यहाँ देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि डेथ पेनल्टी मिल रही है जिसको नहीं मिलनी चाहिए थी नवे, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलनी नहीं चाहिए थी, बट देखो यहाँ पे उसको फ्री कर दिया गया था और उसको पलटा के डेथ सेंटेंस दे दी, या फिर खुद ही विड्रॉ करके कन्विक्ट कर दिया, डेथ सेंटेंस दे दी। तो यहाँ पे डेथ सेंटेंस पे ही राइट ऑफ अपील मिल रहा है, बट इसी पावर को थोड़ा एक्सपैंड किया कर सकते हैं अगर अपन क्लॉज 2 देखेंगे तो आर्टिकल 134 का ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट बाय लॉ, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं जो अपन 134 के अंदर देख रहे हैं, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर जो अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको एक्सपैंड कर सकती है, और उसने किया है। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट 1970। तो ये क्लॉज 2 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए पार्लियामेंट ने ये वाला एक्ट पास किया। इसमें बेसिकली क्या किया, ये जो अपन ने दो पहले के सिनेरियोज देखे कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल को डेथ में कर दिया या फिर विड्रॉ करके उसको डेथ में कर दिया, इसी को एक्सपैंड करते हुए यहाँ पे पहले सिनेरियो में अगर कोई ऑर्डर ऑफ एक्विटल है तो इसको अगर हाई कोर्ट ने ऑन अपील रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करते हुए क्या किया, उसको सेंटेंस में या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी, मतलब पूरी ज़िंदगी तुम जेल रहोगे, या फिर उसको 10 और मोर ईयर्स इम्प्रिजनमेंट दे दी। तो ऐसे केसेस में भी आपके पास डायरेक्ट राइट बन जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, राइट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया अगर उन्होंने अपील पे किया है ऑर्डर ऑफ एक्विटल पे। सेकंड क्या है, सेम हो जाएगा, बिल्कुल सेम है अगर विड्रॉ का केस है तो किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से विड्रॉ कर लिया और हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया, विड्रॉ एंड कन्विक्ट, फिर उसको क्या सज़ा दे दी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या फिर 10 और मोर ईयर्स। तो यहाँ पे वो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट है कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, कोई भी चलेगी, पर वो 10 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। ऐसे केसेस में भी आपका राइट होगा, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं क्रिमिनल मैटर्स पे,
और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी अगर इन दोनों क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठ रहे हो। फर्स्ट वाले में भी आप फिट नहीं बैठ रहे, सेकंड में भी आप फिट नहीं बैठ रहे, तो आप थर्ड में एक सर्टिफिकेट 134A के अंदर करवा के आप जा सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही। कोई और डाउट वाउट पूछना हो तो पूछ लो।